तो वेलकम क्लास, वेलकम टू द न्यू लेक्चर जिसका नाम है टेस्टिकुलर कैंसर। अब स्टार्ट करते हैं टेस्टिकुलर कैंसर को। ये एक लेफ्ट साइड एक नॉर्मल टेस्टिस है जो भाई नॉर्मल एनेटमी है, नॉर्मल इसकी फिजियोलॉजी है। वहीं राइट साइड है एक टेस्टिकुलर कैंसर जिसके अंदर ट्यूमर क्रिएट हो चुकी है। कहाँ पे? टेस्टिस के अंदर। ठीक है, अपने को पता है टेस्टिस भाई जब इंट्रायूटेराइन लाइफ के अंदर इंग्वाइनल कैनाल के रास्ते से ही नीचे स्क्रोटम के अंदर आती है। अपने को पता है। अपने को पता है टेस्टिस क्या होता है, एक मेल के गोनेड ऑर्गन्स है जिसके अंदर भाई स्पर्म सीमेन वगैरह प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और ये हमेशा स्क्रोटम के अंदर रहते हैं। ठीक है, अपने को ये भी पता है टेस्टिस के अंदर 3 टाइप के सेल प्रेजेंट होते हैं, जर्म सेल, सर्टोली सेल और लेडिक सेल। और जो कैंसर होता है टेस्टिस के अंदर वो ज्यादातर स्टार्ट होता है जर्म सेल से, मोस्टली जर्म सेल से। ठीक है, और जो टेस्टिकुलर कैंसर होता है ज्यादातर यूनिलेटरल होता है। यूनिलेटरल मतलब केवल एक साइड के टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट होता है, एक साथ 2 टेस्टिस में प्रेजेंट कम ही होता है। ठीक है, और यूनिलेटरल में भी ऐसा देखा गया है कि राइट साइड के टेस्टिस के अंदर ज्यादा प्रेजेंट होता है एज कंपेयर टू लेफ्ट साइड। ठीक है, तो ये है टेस्टिकुलर कैंसर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। ये था इसका इंट्रो, अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इट इज ए कैंसर इट इज ए कैंसर ऑफ मेल गोनेड्स। ठीक है, मेल गोनेड्स के अंदर का कैंसर है ये। ठीक है, डेट मेनली स्टार्ट फ्रॉम जर्म सेल्स। ठीक है, मोस्टली यूनिलेटरल और राइट साइड के टेस्टिस के अंदर ज्यादा प्रेजेंट होता है एज कंपेयर टू लेफ्ट के अंदर। ठीक है, तो अगर बात करा जाए टेस्टिस के अंदर कितने टाइप के सेल प्रेजेंट होते हैं, टाइप ऑफ सेल्स। टेस्टिस के अंदर भाई अपने को पता है 3 टाइप के सेल प्रेजेंट होते हैं। नंबर 1 जर्म सेल, नंबर 2 लेडिग सेल, नंबर 3 सर्टोली सेल। जो जर्म सेल का काम होता है, जहां पे से ज्यादातर कैंसर स्टार्ट होता है, इसका काम सबसे मेन होता है, ये सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है। तो जो सेल ज्यादा एक्टिव रहेगा वहां पे ज्यादा इरिटेशन होने के चांसेस, ज्यादा स्टिमुलेशन मिलने के चांस है, जिससे यहाँ पे कैंसर डेवलप होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो जर्म सेल प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म को। स्पर्म को प्रोड्यूस करते हैं। वही बात करते हैं लेडिक सेल। लेडिक सेल सिक्रीट करते हैं टेस्टोस्टेरोन। ये सिक्रीट करते हैं टेस्टोस्टेरोन। वहीं जो सर्टोली सेल है ये स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड नरिशमेंट टू स्पर्म। स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं कौन से सेल? सर्टोली सेल। ठीक है, हेल्प इन स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, सर्टोली सेल स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये चीज। अब बात करते हैं कितने टाइप का टेस्टिकुलर कैंसर अपने को देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं टाइप ऑफ कैंसर, टाइप ऑफ टेस्टिकुलर कैंसर। कैंसर के कितने टाइप अपने को देखने को मिलते हैं? ठीक है, 2 टाइप का ज्यादातर टेस्टिकुलर कैंसर होता है। ठीक है, ओनली 2 टाइप का ज्यादातर देखने को मिलता है। फर्स्ट होता है सेमिनोमेटस, और सेकंड होता है नॉन सेमिनोमेटस। ठीक है, सेमिनोमेटस और नॉन सेमिनोमेटस। और सेमिनोमेटस के अंदर ही एक नाम होता है
जिसको बोलते हैं हम सेमिनोमा। सेमिनोमेटस से ही नाम बनता है सेमिनोमा, और सेमिनोमा को ही कहा जाता है मोस्ट कॉमन टेस्टिकुलर कैंसर। सेमिनोमा इज ए मोस्ट कॉमन टेस्टिकुलर कैंसर दैट वी हैव सीन इन मेल्स। ठीक है, ओके, मोस्ट कॉमन टेस्टिकुलर कैंसर। ये किसका कैंसर होता है? जर्म सेल का। ये सेमिनोमा किसका होता है? जर्म सेल का कैंसर होता है। ठीक है, इसको कीजिए आप हाईलाइट। सेमिनोमा इज ए मोस्ट कॉमन टेस्टिकुलर कैंसर। ये किसका कैंसर होता है? जर्म सेल का कैंसर। ठीक है, ये चीज। अब बात करते हैं इसका ऑनसेट। ये किसके अंदर देखने को मिलता है? ऑब्वियस सी बात है भाई, मेल्स के अंदर है। कोई ये तो नहीं कहेगा कि फीमेल्स के अंदर देखने को मिलता है, मेल्स के अंदर ही देखने को मिलेगा। अब मेल्स के अंदर किस एज के अंदर? ये ज्यादातर देखने को मिलता है अपने को मेल्स के अंदर। कौन सी एज पे? 15 से लेके ये देखने को मिलता है अपने को 40 ईयर तक की एज के अंदर। 15 से लेके 40 ईयर्स तक की एज के अंदर, यानी एडल्टहुड के अंदर ये देखने को मिलता है, क्योंकि इसी टाइम पे अपने टेस्टिस सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम हर एडल्ट को ये सजेस्ट करते हैं आपको मंथ में एक बार सेल्फ टेस्टिकुलर एग्जामिनेशन करना चाहिए इस एज के अंदर। ठीक है, और टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए कब? मंथली एट फिक्स डेट। ऐसा कह देते हैं कि भाई एक काम कर, जितनी तारीख को तेरा बर्थडे है ना, उतनी तारीख को तू अपने टेस्टिकुलर का एग्जामिनेशन कर लिया कर। पालपेट करना है फिंगर पैड से और चेक करना है कोई साइज के अंदर डिफरेंस, कोई ट्यूब का फॉर्मेशन हो, ठीक है, कोई हल्का फुल्का पेन सेंसेशन हो, ये चीज। और ये कब स्टार्ट करता है? कोई भी एडल्ट मेल 15 ईयर्स से हर मंथ एक बारी फिक्स डेट पे आफ्टर शावर पेशेंट को, कोई हर पर्सन को टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं टेस्टिकुलर कैंसर की ईटियोलॉजी की। क्या कोजेस और रिस्क फैक्टर है? सबसे मेन कोज तो इसका है भाई अननोन। लो जी, पता ही नहीं हमें कोज क्या है, सीधी बात है, अननोन। ठीक है, उसके बाद लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर है, जैसे एक रिस्क फैक्टर है क्रायोचाइडिज्म, यानी अनडिसेंडेड टेस्टिस। अगर किसी पर्सन को क्रायोचाइडिज्म की हिस्ट्री रही हो, अगर किसी पर्सन को क्रायोचाइडिज्म या अनडिसेंडेड टेस्टिस की हिस्ट्री रही है, तो उसके अंदर काफ़ी रिस्क इंक्रीज हो जाता है टेस्टिकुलर कैंसर का। ठीक है, क्रायोचाइडिज्म। उसके बाद अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री रही हो तो भी रिस्क बढ़ जाता है। किसी की फैमिली के अंदर टेस्टिकुलर कैंसर था किसी को, ठीक है, तो फैमिली हिस्ट्री। उसके बाद अगर किसी को इंग्वाइनल हर्निया हो, तो भी रिस्क बढ़ जाता है। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था इंग्वाइनल के बारे में, कि जो अपने टेस्टिस होते हैं ना, वो इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू ही स्क्रोटम में आते हैं ड्यूरिंग इंट्रायूट्राइन लाइफ, यानी स्क्रोटम का डायरेक्ट कनेक्शन होता है इंग्वाइनल कैनाल से। तो इंग्वाइनल एरिया के अंदर अगर हर्निया होगा तो वहां से प्रेशर पड़ेगा, तो वो प्रेशर होएगा टेस्टिस को भी स्टिमुलेट कर सकता है। ठीक है, इंग्वाइनल हर्निया। अब एक सिंड्रोम होता है जिसका नाम होता है क्लेनफिल्टर सिंड्रोम। ठीक है, क्लिनफिल्टर, जिसके अंदर भी टेस्टिस का कैंसर होने के चांसेस होते हैं। ये क्या है? 47 नंबर वाला सिंड्रोम कहते हैं, जिसके अंदर अपने को XXY का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। एक एडिशनल X का जोड़ा अपने को देखने को मिलता है, एडिशनल
एक्स क्रोमोसोम अपने को देखने को मिलता है। नॉर्मली हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, XX फीमेल के अंदर, XY मेल के अंदर, लेकिन यहाँ पे एक सेक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है इसके अंदर, क्लेनफिल्टर सिंड्रोम के अंदर। ठीक है, तो ये है आपका क्लेनफिल्टर सिंड्रोम। ठीक है, क्लेनफिल्टर सिंड्रोम। और अगर किसी बच्चे के अंदर चाइल्डहुड के अंदर अगर मम्प्स हुए हैं, मम्प्स की हिस्ट्री रही हो, तो भी रिस्क इंक्रीज होता है। मम्प्स अपने को पता है भाई, मम्प्स का कॉम्प्लिकेशन होता है ओर्चाइटिस। ठीक है, टेस्टिस के अंदर इन्फ्लामेशन होते हैं, तो मम्प्स की हिस्ट्री रही हो तो भी टेस्टिस का कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है, ये थे ईटियोलॉजी। अब बात करते हैं हम क्लिनिकल फीचर्स की। यानी साइन एंड सिम्टम्स के। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स की अगर बात करेंगे तो भाई सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहला साइन जो अपने को देखने को मिलता है टेस्टिकुलर कैंसर के अंदर, अगर कभी भी जब भी किसी पर्सन को टेस्टिस के अंदर ट्यूमर डेवलप होती है, तो टेस्टिस की ट्यूमर की वजह से टेस्टिस का वेट बढ़ता है। उससे क्या होएगा, पेशेंट के अंदर क्या क्या होता है, टेस्टिस है ना थोड़ा सा नीचे ड्रैग हो जाते हैं, थोड़े सा पुल डाउन हो जाते हैं नीचे, जिससे पेशेंट को अबनॉर्मल सेंसेशन आती है। ठीक है, और जब मास बढ़ता है तो भाई बताओ, टेस्ट मैलिग्नेंट कैंसर के अंदर पेनफुल होता है या पेनलेस होता है? अर्ली स्टेजेस के अंदर तो हमेशा पेनलेस रहता है। पेनफुल वो तब बनता है जब आसपास के टिश्यू, ब्लड वेसल, लिम्फ नोड्स को इन्वेड कर चुका होता है। तो सबसे पहला प्राइमरी साइन कहेंगे हम पेनलेस मास। ये है फर्स्ट साइन। पहला साइन टेस्टिकुलर कैंसर के अंदर। उसके बाद यहां पे क्या होगा, जैसे जैसे ट्यूमर का मास बढ़ेगा तो ग्रेविटी की वजह से टेस्टिस नीचे की तरफ जाएंगे। ठीक है, ड्रैग होएंगे, तो पेशेंट को क्या फील होएगा, ड्रैगिंग या पुलिंग सेंसेशन फील होएगी स्क्रोटम के अंदर। ड्रैगिंग या पुलिंग सेंसेशन। ठीक है, उसके बाद जब टेस्टिस का कैंसर आसपास के, अपने को पता है ग्रोइन एरिया के अंदर बहुत सारे लिम्फ नोड्स होते हैं, जब वो ट्यूमर आसपास के लिम्फ नोड को इन्वेड कर जाएगा तो उन लिम्फ नोड्स के अंदर कैंसर डेवलप हो जाएगा और लिम्फ नोड का साइज भी बढ़ जाएगा, यानी लिम्फ एडिनोपैथी भी देखने को मिलेगी। लिम्फ एडिनोपैथी भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये कब है, लेट साइंस। ठीक है, और लेट साइन जैसे पेशेंट के अंदर डल या तो डल हो सकता है या शार्प हो सकता है। पेन, या तो डल या शार्प पेन हो सकता है लोअर एब्डोमेन के अंदर। ये है सभी लेट साइन, लिम्फ एडिनोपैथी, डल या शार्प पेन। ठीक है, ये कब होता है, लेट साइन। ठीक है, और टेस्टिस ट्यूमर का साइज बढ़ेगा तो पेशेंट को हैवीनेस भी फील होएगी स्क्रोटम के अंदर। हैवीनेस फीलिंग इन स्क्रोटम। ठीक है, हैवीनेस फील होएगी स्क्रोटम के अंदर। ओके, उसके बाद और क्या हो सकता है, जब ट्यूमर मेटास्टेसाइज हो जाएगा, अर्ली स्टेजेस के अंदर तो पेनलेस थी, लेकिन एडवांस स्टेजेस के अंदर पेन भी फील होएगा। ठीक है, तो पेन कहां पे पेन फील होएगा, लो बैक पेन। ये सारी चीजें होती हैं लेट स्टेजेस के अंदर। ये कब होती है, लेट स्टेजेस के अंदर। ठीक है, तो ये सभी थे क्लिनिकल फीचर्स जो आपको टेस्टिकुलर कैंसर के अंदर देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर आप हाईलाइट कीजिए सबसे पहले तो ये पेनलेस मास को, क्योंकि ये है आपका पहला साइन। बस इनफ।
अब बात करते हैं हम डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस, हिस्ट्री ले लो और फिजिकल एग्जामिनेशन कर लो। ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर हम क्या करेंगे, टेस्टिस के अंदर फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो टेस्टिस के अंदर मास फील होएगा। ठीक है, मास इन टेस्टिस फील होएगा हम फिजिकल एग्जामिनेशन के टाइम पे, और ये मास कैसा होगा, पेनलेस रहेगा हमेशा। ठीक है, हमेशा पेनलेस होएगा। पेन जब होता है, पेन कैंसर की वजह से जब होता है जब ये ट्यूमर आसपास के एरिया को अफेक्ट कर चुकी होती है। ठीक है, ये चीज। उसके बाद हम कर सकते हैं स्क्रोटल यूएसजी, स्क्रोटल एरिया का अल्ट्रासोनोग्राफी कर सकते हैं हम। ठीक है, और ये सबसे कहते हैं इसको फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन है। सबसे पहले हमने को क्या करना है, स्क्रोटल यूएसजी करना है। फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद सबसे पहला स्टेप होता है स्क्रोटल यूएसजी करना। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं भाई, ट्यूमर मार्कर चेक कर सकते हैं, जैसे अल्फा फीटोप्रोटीन चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये इंक्रीज होता है नॉन सेमिनोमेटस कैंसर के अंदर, इंक्रीज इन नॉन सेमिनोमेटस कैंसर, नॉन सेमिनोमेटस टेस्टिकुलर कैंसर के अंदर अल्फा बीटा प्रोटीन इंक्रीज मिलेगा। फिर हम क्या कर सकते हैं भाई, लो सीटी, एमआरआई, पेट, ये छोटे मोटे टेस्ट लिख लो। ऐसा छोटे नहीं है, ये सारे मोटे ही टेस्ट है, लेकिन कंफर्म करने के लिए हम क्या कर लेंगे, एफएनएसी ले लेंगे। एफएनएसी लेके कंफर्म कर लेंगे। बस ये थे आपके डायग्नोस्टिक टेस्ट जो हम टेस्टिकुलर कैंसर के अंदर करते हैं। ठीक है, बस इसके अंदर इंपॉर्टेंट है भाई फर्स्ट लाइन टेस्ट और कंफर्मेटरी टेस्ट। स्क्रोटल यूएसजी सबसे पहले टेस्ट करते हैं, उसके बाद कंफर्म करने के लिए एफएनएसी करते हैं। बस उसके बाद बात करते हैं हम मैनेजमेंट की। अच्छा ये बताओ, ये टेस्टिकुलर कैंसर कहाँ मेटास्टेसाइज होता है, ये मेटास्टेसाइज होता है लंग्स के अंदर सबसे पहले। ठीक है, तो चलो ये भी लिख लो, मेटास्टेसाइज्ड इन लंग्स। यहां नहीं, इसको स्टार्टिंग में ही लिखो। ठीक है, बस ओके। अब बात करते हैं मैनेजमेंट की। नाउ वी टॉक अबाउट द मैनेजमेंट। तो भाई पेशेंट अपने पास आता है, आके हमने लो जी सेम कीमोथेरेपी स्टार्ट कर दी। उसके बाद क्या करा हमने, रेडियोथेरेपी स्टार्ट कर दी। ठीक है, रेडियो के बाद अपना जो बेस्ट चॉइस होती है, जो बेस्ट ट्रीटमेंट होता है ऐसे पेशेंट के लिए, वो होती है सर्जरी। अपने को करनी होती है सर्जरी। बीमारी को जड़ से खत्म कर दो, जड़ से निकाल के फेंक दो। और टेस्टिस एक ऐसे मेल के लिए एक ऐसे ऑर्गन नहीं है जिसके बिना मेल का काम नहीं चलेगा। टेस्टिस निकाल दो, मेल तभी भी जिंदा रहेगा। ठीक है, तभी भी अपनी रेगुलर एक्टिविटी सारी कर सकता है। बट बेबी प्रोड्यूस करना इज नॉट ए वाइटल थिंग। वैसे भी इंडिया में बहुत पॉपुलेशन है, एक दो ना भी करेंगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, तो है सर्जरी। सर्जरी के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक सर्जरी प्रेफर की जाती है, सबसे ज्यादा प्रेफर की जाती है, वो है रेडिकल इंग्वाइनल ठीक है, टेस्टिस के अंदर कैंसर है तो टेस्टिस को निकालना यानी ऑर्चिएक्टमी। रेडिकल इंग्वाइनल ऑर्चिएक्टमी, रेडिकल इंग्वाइनल ऑर्चियोएक्टमी, ये सबसे मेनली यूज्ड सर्जरी है टेस्टिकुलर कैंसर के अंदर। ठीक है, ये सबसे मेनली यूज्ड सर्जरी है। ठीक है, जो टेस्टिस है, टेस्टिस को कभी भी ना स्क्रोटम एरिया से हम कट करके रिमूव नहीं करते, क्योंकि स्क्रोटम एरिया से जब हम इंसिजन लगाएंगे तो कैंसर के लिम्फ, जो ट्यूमर के आसपास की लिम्फ नोड है
उनके अंदर थ्रू क्या होता है, ट्यूमर के सेल्स आसपास स्प्रेड हो सकते हैं। तो हमारे लिए सबसे बेस्ट है वाया इंग्वाइनल कैनाल के बिल्कुल पैरेलल में इंसिजन लगाए और वहां से टेस्टिस को बाहर निकाल के फेंक दे। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है रेडिकल इंग्वाइनल ओर्चियोटमी। ठीक है, ओर्चियोटमी मतलब टेस्टिस को निकालना, रेडिकल मतलब टेस्टिस के साथ साथ आसपास के अफेक्टेड चीजों को या जिस पे शक है ये अफेक्ट हो चुके होंगे उनको भी निकाल के वाया इंग्वाइनल कैनाल के अपने को चीजों को निकाल लेना है। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ टेस्टिस विद स्पर्मेटिक कोर्ड। ठीक है, स्पर्मेटिक कोर्ड। ठीक है, इसके अंदर क्या करते हैं, इंग्वाइनल इंसिजन दिया जाता है। ठीक है, ये है आपकी सर्जरी। ठीक है, ये थी आपकी सर्जरी। अब इस सर्जरी के बाद कुछ पोस्ट ऑप नर्सिंग मैनेजमेंट जरूरी होती है अपने लिए। टेस्टिस को निकालने के बाद कुछ पोस्ट ऑप नर्सिंग मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होते हैं अपने के लिए। पोस्ट ऑप अपने को क्या करना है, ठीक है, सबसे पहले भाई सर्जरी के बाद अपने को मॉनिटर करना है कोई साइन ऑफ ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशन कुछ ना आ जाए। ठीक है, सबसे पहले अपने को मॉनिटर करना है, मॉनिटर फॉर साइन ऑफ ब्लीडिंग, कोई ब्लीडिंग ना हो साइट से। ठीक है, एंड इन्फेक्शन ना हो जाए वहां पे एट साइट जहां पे अपने को इंसिजन लगाया है। ठीक है, और स्वेलिंग वहां पे बहुत जल्दी हो जाती है स्क्रोटल एरिया के अंदर, तो स्वेलिंग को रिड्यूस करने के लिए हम कोल्ड थेरेपी दे सकते हैं जिसके अंदर आइस पैक को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं अप्लाई आइस पैक फॉर 48 आवर्स टू डिक्रीज स्वेलिंग। स्वेलिंग को डिक्रीज करने के लिए आइस पैक अप्लाई कर देंगे हम। उसके बाद पेशेंट को ये सजेस्ट करना है कि आपको कुछ दिनों तक हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करनी। ठीक है, अवॉइड हैवी वेट लिफ्टिंग फॉर सम डेज। जब तक कि हीलिंग प्रॉपर नहीं हो जाती तब तक आपको हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करना, ज्यादा वजन नहीं उठाना। ठीक है, और अगर एक टेस्टिस निकाला है तो इसका सपोज करो राइट साइड के टेस्टिस के अंदर कैंसर था, हमने राइट साइड का टेस्टिस निकाल दिया, तो पेशेंट को ये गाइड करना है, ये इंस्ट्रक्शन देनी है कि आपको जो रिमेनिंग टेस्टिस है उसके अंदर टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन कंटिन्यू रखनी है, क्योंकि उसके अंदर भी टेस्टिस कैंसर होने का रिस्क है। ठीक है, तो इंस्ट्रक्ट फॉर टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन इन रिमेनिंग टेस्टिस। ठीक है, रिमेनिंग टेस्टिस के अंदर भी टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन का रिस्क है, तो इसलिए आपको टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन रिमेनिंग टेस्टिस के अंदर भी कंटिन्यू करनी है। ठीक है, तो ये था आपका टेस्टिकुलर कैंसर। थैंक यू।